हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट राम श्रोमण यादव। हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के बारे में। तो फटाफट बिना समय गंवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नुकसानी के लिए धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12 क्या कहती है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। नुकसानी के लिए वादों के रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, अर्थात वे तथ्य जो ये साबित करें कि कितने की नुकसानी हुई है। ऐसे तथ्यों को न्यायालय धारा 12 के अंतर्गत एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं फटाफट आगे। जहां दावा नुकसानी के लिए किया जाता है, जहां इस बात के लिए दावा किया जाता है कि मेरा नुकसान हुआ है, जहां दावा नुकसानी के लिए किया जाता है, न्यायालय में कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया जाए जिससे नुकसानी की रकम अवधारित करने में सफलता मिल जाए न्यायालय को या सुविधा उपलब्ध हो जाए, ऐसे तथ्य सुसंगत तथ्य होंगे और न्यायालय धारा 12 के अंतर्गत ऐसे तथ्यों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करेगा। और विस्तार से समझते हैं हम इसी धारा को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जब नुकसानी का दावा किया गया हो तो विवादक तथ्य ये है, जब केवल इस बात के लिए दावा किया गया हो न्यायालय में कि मेरा नुकसान हुआ है, तब यहाँ दो तरह के विवादक तथ्य हो जाते हैं। नंबर एक, क्या वादी नुकसानी के लिए हकदार है? नुकसान तो हुआ है, पर क्या ये वही व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ है, जो नुकसानी मांग रहा है, क्या वह ये वही व्यक्ति है? ये एक विवादक तथ्य हो जाता है। और दूसरा विवादक तथ्य हो जाता है कि यदि यही व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ है, जो अपनी नुकसानी के लिए दावा कर रहा है, तो इसको कितनी रकम उस नुकसानी के लिए देना चाहिए या देना उचित होगा, इसी बात पर विचार करती है धारा 12 और ऐसे साक्ष्यों को एक्सेप्ट करती है धारा 12। न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को एक्सेप्ट करता है जो इन दोनों को डिफाइन करने में, दोनों को आगे ले आने में ऐसे साक्ष्य सहायक हो, ऐसे साक्ष्यों को न्यायालय एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं इनके निर्णय में यदि किसी तथ्य के द्वारा न्यायालय को सहायता मिल सके या मिल जाए तो ऐसे तथ्यों को न्यायालय सुसंगत मानता है और न्यायालय ऐसे तथ्यों को धारा 12 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट करता है। नुकसानी की राशि जो है, कितनी नुकसानी हुई है, यह बात एक विवादक तथ्य है। यह विषय है विवाद का कि आखिर नुकसानी कितनी हुई है। इसको अगर हम समझे तो यदि राशि वादी के सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ घट बढ़ सकती है, अगर जैसे वादी की सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, उसका ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वो उसकी सामाजिक और आर्थिक मजबूती के हिसाब से नुकसानी की राशि बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो इस प्रकार वे तथ्य जो वादी के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं सुसंगत तथ्य हैं और न्यायालय उनको ग्रहण करता है। वे तथ्य जो ये साबित करें कि जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उस व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, अगर इस बात को न्यायालय के सामने कोई तथ्य ले आता है तो ऐसे तथ्य को न्यायालय एक्सेप्ट करती है। प्रतिकर के बारे में बात करें, जहां भूमि अर्जन की बात है, प्रतिकर आप देखते हैं कि जो तमाम लोगों के किसानों की जमीनें नेशनल हाईवे में चली जा रही हैं, या कोई व्यक्ति या सरकार किसी व्यक्ति की जमीन लेता है तो उसे एक धनराशि देता है, तो वो धनराशि देने का उसी को प्रतिकर कहते हैं जमीन के मूल्य में। तो वो प्रतिकर कितना होगा, हर जमीन का एक सर्किल रेट है हर भूमि का, जो सरकार डिसाइड करती है। तो उसी के आधार पर किसी व्यक्ति की अगर जमीन जाती है तो ये न्यायालय सोचता है कि उसकी सर्किल रेट क्या थी और उसी सर्किल रेट के हिसाब से उसका मुआवजा न्यायालय तय करती है कि इतना पैसा अगर इस व्यक्ति को मिल जाए तो उसे उसकी जमीन का हिस्से का मूल्य मिल जाएगा। इसी को हम प्रतिकर कहते हैं। तो इस तरह न्यायालय एक्सेप्ट करती है। हम ये बताना चाह रहे थे यहाँ की जो जमीन लेता है तो ऐसी कोई बात, कोई साक्ष्य जो
न्यायालय में आता है और ये डिसाइड करता है, जैसे सर्किल रेट, सरकार का सर्किल रेट क्या है, तो वो पत्रावली, वो कागजात जो सर्किल रेट को तय करने में सहायक हैं, या उन्हें न्यायालय में अगर दिखाया जाता है कि श्रीमान जी मेरी जमीन का ये सर्किल रेट है जो सरकार ने तय किया है, तो इसके हिसाब से मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो कागजात धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय साक्ष्य के रूप में ग्रहण करेगी। नुकसानी के लिए वाद के बारे में अगर हम बात करें तो नुकसानी जो धनीय त्रुटि है, जो जहां पैसे का केवल नुकसान हुआ है, नुकसानी को का दावा या तो कोई संविदा हुई हो, संविदा आप जानते हैं जैसे दो व्यक्तियों के बीच कोई करार हुआ हो कोई किसी बात का, तो कोई संविदा हुई हो, या कोई अपकृत्य हुआ हो। अपकृत्य भी आप जानते हैं, मैंने बताया नहीं है, आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा जब संविदा और अपकृत्य की बातें होंगी तब हम इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। संविदा वो है जो एक दूसरे के बीच होती है, समझौता, और अपकृत्य वो है ऐसे अपराध हैं। इंग्लैंड में अपकृत्य का बहुत महत्व है और वहाँ अपकृत्य जो है पे न्यायालय चलते हैं, वहाँ के कानून ज्यादातर अपकृत्य पर ही आधारित हैं। भारत में अपकृत्य इतना डेवलप नहीं कर पाया है क्योंकि यहाँ कानून से ज्यादा व्यवहार चलता है, इसलिए अपकृत्य उतना डेवलप नहीं कर पाया। फिर भी अपकृत्य विधि भारत में है, पर बहुत विकास अपकृत्य विधि का नहीं हो पाया। तो अपकृत्य पर आधारित एक कार्रवाई में किया जाता है, या तो संविदा भंग हुई हो या तो अपकृत्य हुआ हो, दोनों के अंतर्गत नुकसानी का दावा किया जाता है। केवल इन्हीं दोनों के कारण नुकसानी हो सकती है। तो इस नुकसानी की जो रकम है उसको निर्धारित करने के लिए जिन तथ्यों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है वो धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, और साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट करता है, न्यायालय उन्हें ग्रहण करता है। नुकसानी का कम करना या बढ़ाया जाना, कैसे नुकसानी को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। नुकसानी को कम करने वाले तत्व प्रतिवादी के लिए ग्राह्य होते हैं। जैसे वादी द्वारा ये कहा जाता है कि उसका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और उस नुकसान को किसी व्यक्ति ने किया है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वह व्यक्ति यह साबित करे कि नहीं 1 लाख का नुकसान नहीं हुआ, उससे कम नुकसान हुआ है। ये साबित करने के लिए यदि कोई एविडेंस ले आता है प्रतिवादी, तो न्यायालय उसको धारा 12 के अंतर्गत ग्राह्य करती है, और इस तरह नुकसानी का जो रकम है उसको कम कर देगी न्यायालय। 1 लाख रुपए जो वादी कह रहा था उसको ना देकर जितना उसका होता है वास्तव में नुकसान हुआ है वही नुकसान न्यायालय उसको देगी। थॉमस और मिसेस थॉमस का एक केस है हमारे पास, AIR 1925 कलकत्ता उच्च न्यायालय का केस है, और ये हमें AIR 1925 में जो है पेज नंबर 585 में मिल जाएगा, जहां माननीय न्यायालय ने कहा कि विवाह की संविदा भंग होने की वजह से नुकसानी के लिए प्रतिवादी की हैसियत के बारे में साक्ष्य नुकसानी की रकम का अवधारण करने के लिए दिया जा सकता है। जहां विवाह तय हुआ हो, शादी तय हुई हो और सारे खर्चे कर दिए गए हो शादी के लिए, शादी में जो भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे कर दिए गए हो, किसी प्रकार से झूठ बोलकर शादी की जा रही हो और संविदा ये भंग हो जाती है, शादी नहीं होती है, तो शादी में जो नुकसान हुआ है वादी का, तो वादी कहता है कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो वहां प्रतिवादी की क्या हैसियत है, जिसको वो पैसा देना है उसकी क्या हैसियत है, उसके हैसियत के अनुसार न्यायालय साक्ष्य को ग्रहण करेगी और उसके हैसियत के अनुसार से नुकसानी तय करेगी कि क्या नुकसानी हुई है और वास्तव में प्रतिवादी को क्या नुकसानी उसे देना चाहिए। यही बात करेंगे हम जार कर्म की बात। आईपीसी का सेक्शन 497 जार कर्म की बात करता है, इसको एडल्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, और अभी हम आईपीसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़े में समझते हैं कि किसी और की पत्नी के साथ संबंध बनाना एडल्ट्री है, जार कर्म है, जो 497 आईपीसी के अंतर्गत अपराध है। जहां जार कर्म की बात करते हैं, जार कर्म कोई किया है और पत्नी द्वारा जार कर्म कारित किया गया है, पति द्वारा वाद लाया गया है या पत्नी द्वारा प्रतिकर की मांग की गई है, तो वहां पर प्रतिकर देने वाले की हैसियत का साक्ष्य न्यायालय में सुसंगत होगा और उसे न्यायालय ग्रहण करेगी कि पति की क्या हैसियत है।
एक चीज और है, जार कर्म में बड़ी ही सावधानी से इस मामले को देखती है न्यायालय। तो पति के आचरण का निरीक्षण निश्चित रूप से करना चाहिए ऐसे मामलों में कि क्या पति का आचरण पत्नी के प्रति क्या रहा। यह बात कि अगर क्या दोनों शादी के बाद प्रसन्न थे, इस बात का विचारण करना चाहिए न्यायालय को। जीविकोपार्जन का, दोनों के खाने पीने का या घूमने टहलने का या रहने का की क्या व्यवस्था थी, उनके जीविकोपार्जन के क्या स्रोत थे, और पति पत्नी दोनों खुश थे, या पत्नी इस बात को नहीं जानती थी विवाह से पहले कि या पति ऐसा हो जाएगा या किसी गलत आदत का शिकार हो गया है, इसे पत्नी शादी से पहले नहीं जानती थी। इन सब बातों को न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। एक बात और, पत्नी द्वारा यदि जार कर्म किया गया है तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए और न्यायालय को ध्यान देना चाहिए कि क्या पत्नी को किसी पर पुरुष द्वारा कोई प्रलोभन दिया गया है ऐसा करने के लिए, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। यदि कारणों पर नुकसानी का अवधारण करते समय विचारण निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इन सब कारणों को न्यायालय को ध्यान में देना चाहिए जब नुकसानी तय की जा रही हो। तो भावनात्मक क्षत की बात करें, जहां आदमी ये कहता है, व्यक्ति ये कहता है कि मुझे जो है अंदर से बहुत दुख हुआ है, मन मेरा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है, उस क्षत की बात करें। भावनात्मक क्षत की बात करें अगर हम, तो भावनात्मक क्षति भी सुसंगत क्षति है और उसकी नुकसानी बनती है। संविदा भंग होने पर वादी के भावनात्मक क्षति पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। जहां संविदा हो रही हो और वहां ये आदमी कहे कि संविदा के नष्ट होने से, भंग होने से मुझे बहुत ठेस पहुंची है, तो उसे प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। परंतु जहां अपकृत्य विधि की बात है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपराध हुआ है, तो ऐसी दशा में क्षति के भावनात्मक क्षति एकदम पूरी तरह से सुसंगत है और कभी कभी तो ये नुकसानी की रकम को बढ़ा देती है। जो भावनात्मक क्षति होती है वो अपकृत्य विधि में कभी कभी जो रकम नुकसानी की होने वाली है, जो वास्तव में नुकसान हुआ है, उसके अलावा जो भावनात्मक क्षति हुई है वो भावनात्मक क्षति उस रकम को बढ़ा देती है। परिस्थितियों और जो परिस्थितियां और अपमान के स्थान को भी नुकसानी जो है बहुत हद तक अवधारित करती है और सुसंगत है कि वो परिस्थितियां क्या थी जब व्यक्ति का नुकसान हुआ, या वो स्थान क्या था कि जब व्यक्ति का नुकसान हुआ। जैसे मान लें कि सार्वजनिक स्थान पर हमला होता है या नुकसानी होती है तो रकम में वृद्धि हो सकती है। जहां ढेर सारे लोग हैं और सार्वजनिक स्थान है, वहां पर किसी व्यक्ति की बेइज्जती होती है या कोई नुकसानी होती है तो वहां रकम ज्यादा मिल सकती है, बढ़ सकती है, अगर न्यायालय में इस बात का सबूत दिया जाए कि जहां नुकसानी हुई वो सार्वजनिक स्थल था या जहां हमला हुआ वो सार्वजनिक स्थल था। संविदा भंग होने पर केवल वही नुकसानी मिलेगी जो वास्तव में संविदा भंग होने पर हुई थी। अगर कोई व्यक्ति संविदा करता है तो उसको वो नुकसानी मिलेगी जो संविदा भंग होने पर वास्तव में हुई थी, जो उसको आत्म क्षति हुई है, जो उसकी आत्मा दुखी हुई है, उसके लिए उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। तो धारा 12 यही प्राविधान करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12 इसी के साथ समाप्त होती है और ये पहली धारा है जो एक ही लेक्चर में समाप्त हो जा रही है। आगे हम पढ़ेंगे 13 के बारे में। 13 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और 14 उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण धारा है और आने वाले समय में बहुत ही विस्तार से मैं बताने वाला हूं 13 और 14 के बारे में। तो एकदम आपको बात मेरी समझ में आए, वास्तव में कानून क्या कहता है वो आपको समझ में आए, यही मेरा प्रयास है। तो आने वाली 12 और 13 धारा को एकदम तोड़कर मैंने तैयार किया है, एकदम व्यवहार में तैयार किया है। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल वो बातें समझ में आएंगी कि आखिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 13, 14 करना क्या चाहती है। लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए आप मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।